हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की पाठशाला लगी है क्लास 9th के लिए। आप सभी को पता है कि क्लास 9th में हमारे 2 कोर्स चलते हैं। हर वीडियो में इस चीज़ को क्लियर करती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अक्सर मेरे पास कमेंट आता है कि मैम मेरे पास हिंदी तो है पर ये चैप्टर मेरे सिलेबस में नहीं है। तो इसका एक ही रीज़न है कि आपके पास अगर ये चैप्टर नहीं है तो आप कोर्स बी के स्टूडेंट हैं। क्यों? क्योंकि क्लास 9th में कोर्स ए और बी ये 2 अलग अलग सिलेबस चलते हैं और इन दोनों में ही अलग अलग बुक्स चलती हैं। अब आप ये कहेंगे कि हम कौन सा कोर्स ले सकते हैं, तो ये आप पर डिपेंड नहीं होता है। ये आपके स्कूल ने जो कोई भी एक्ट किया है वही वो आपके को देगा। आपके पास चूज़ करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। आप अगर कोर्स ए के स्टूडेंट है तो आपके पास बुक रहेगी क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, और अगर आप कोर्स बी के स्टूडेंट है तो आपके पास रहेगी स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1, ठीक है। तो चलिए, अब जैसे कि मैं आप देख ही रहे हैं कि हम करा रहे हैं कोर्स ए। तो कोर्स ए में हमारी 2 बुक हमने आपको बताया, क्षितिज और कृतिका। तो हम सबसे पहले पढ़ा रहे हैं क्षितिज बुक। तो क्षितिज बुक भी हमारी 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। अभी तक आप क्या करते थे, आपकी क्लास 8th में जो बुक थी उसमें गद्य और काव्य के चैप्टर सब एक के बाद एक मिक्सअप थे, लेकिन जब 9th में आप आ रहे हो तो गद्य के चैप्टर अलग कर दिए गए हैं, काव्य के अलग। अब ये गद्य और काव्य क्या होता है, ये साहित्य के 2 खंड हैं, जिसमें गद्य खंड में आपकी कहानी है, निबंध हैं, लेख हैं, व्यक्ति चित्र हैं, यात्रा वृत्तांत हैं, एकांकी हैं और आपके संस्मरण हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। जबकि अगर हम काव्य खंड की तरफ आ जाएं तो इसमें कविता हैं, दोहे हैं, छंद हैं, चौपाइयाँ हैं, गज़लें हैं, पद हैं, सवैये हैं, वाक हैं, बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बता दिया, तो अब हम कर रहे हैं गद्य खंड। क्या करने जा रहे हैं? गद्य खंड। अब गद्य खंड के अभी तक हमने कितने चैप्टर आपको करा दिए? 4 चैप्टर करा दिए। अब हम आ चुके हैं 5वें अध्याय पे। तो हर चैप्टर में मैंने अभी तक आपको जो कराया, डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और प्लस प्रैक्टिस पेपर, ये मैं आपको दे रही थी। वही पैटर्न अभी हमारा पूरे बुक में चलने वाला है। रीज़न ये है कि हम अच्छे से पढ़ लें और पढ़ने के बाद में उसकी प्रैक्टिस भी कर लें। तो अभी हमारे पास में जो आया है, आप देख रहे हैं क्षितिज बुक जो हमारी है एक, उसके गद्य खंड का 5वां अध्याय है प्रेमचंद के फटे जूते। इसका हम करने जा रहे हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब ये है क्या? ये एक व्यक्ति चित्र है, याद रखिएगा। गद्य जो है वो भी कई विधाओं में लिखा जाता है। एक कहानी हो गई, कहानी एक विधा है, संस्मरण एक विधा है। उसी तरीके से यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं एक व्यक्ति चित्र, ठीक है। अब किसका व्यक्ति चित्र है? यहाँ पर ये व्यक्ति चित्र है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी का। आप सभी को पता है ना, बहुत फेमस लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। उनकी कई कहानियाँ अभी तक आप पढ़ते भी आए हो, बहुत बड़े कहानीकार हैं, उनकी कहानियाँ बहुत फेमस हुई हैं। तो प्रेमचंद जी का व्यक्ति चित्र यहाँ प्रस्तुत कौन कर रहा है, यानी कि इस अध्याय के हमारे लेखक कौन हैं? वो हैं हरिशंकर परसाई जी। कौन है? हरिशंकर परसाई जी। अब चलिए इनके बारे में हम जानना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, इस पूरी जो हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हरिशंकर परसाई के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम जान लें कि इस चैप्टर में है क्या। एक्चुअली परसाई जी ने प्रेमचंद जी की एक पिक्चर देखी, एक चित्र देखा। उस चित्र को उन्होंने देखा कि बहुत ही हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पे, वो उनकी वाइफ के साथ अपनी जो है फ़ोटो क्लिक कराई है उन्होंने, और उनके पैर में जो जूता है वो अंगूठे से फटा हुआ है और अंगूठा बाहर निकल के आ रहा है। अब इसी पे उन्होंने, इस फोटो को देखकर ही परसाई जी ने उनका पूरा व्यक्ति चित्र खींच दिया हमारे सामने, ठीक है। तो चलिए पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेखक के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे कि लेखक के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, इसलिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हम लेखक परिचय करेंगे। लेखक हैं हमारे हरिशंकर परसाई जी। इनका जन्म सन 1922, ठीक है, में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। तो अब आपको इसमें याद क्या रखना है? याद रखना है वो सन, जगह, मध्य प्रदेश, होशंगाबाद, जमानी गांव, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। नागपुर विश्वविद्यालय से MA करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया।
अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया है और उसके बाद इन्होंने अध्यापन यानी कि पढ़ाने का काम किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे, यानी कि आज़ादी के हमारे जो वह ईयर है उसके बाद उसी से, और सन 1995 में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो जो मेन चीज़ें थी वो आपको सब बता दी गई, जो ये है कि आ सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें। अब इनके प्रमुख कार्य, अब एक कवि या लेखक का प्रमुख कार्य क्या होगा, उनकी रचनाएं, तो वही हम देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने एक पत्रिका उन्होंने निकाली, वो थी वसुधा। कहानी संग्रह, आप कहानी संग्रह का मतलब समझ लीजिए, देखिए बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, लेखक बहुत सारी कहानी लिखते हैं, बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, तो अब होता क्या है, एक कहानी के लिए एक बुक तो छपेगी नहीं। अब एक कहानी मुश्किल से 4, 5, 6 पेज की हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम 10-12 पेज की हो सकती है। तो अब क्या होगा कि उनकी बहुत सारी कहानियों को एकत्र किया गया और एक बुक छाप दी गई। अब उस बुक का नाम रख दिया गया, तो वो पूरी बुक हमारी क्या कहलाती है, कहानी संग्रह। अब इस कहानी संग्रह में क्या है, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, तो ये इनके 2 कहानी संग्रह हैं। उपन्यास आ जाइए, उपन्यास यानी कि नॉवल, जिसमें पूरी एक कहानी होती है, मोटी सी होती है। रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। फिर आते हैं निबंध संग्रह। अब निबंध संग्रह मतलब बहुत सारे निबंध हैं जिनको एक में संग्रहित कर दिया गया। कौन कौन से हैं देखिए, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का ताबीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में। तो ये सभी इनके क्या हैं, निबंध। तो जाहिर तक आपने देखा कि इन्होंने निबंध ज़्यादा लिखे हैं। कहानी तो उनके 2 संग्रह हैं, उपन्यास भी 2 हैं, जबकि निबंध संग्रह उनके बहुत सारे हैं। फिर आ जाते हैं व्यंग्य संग्रह। व्यंग्य संग्रह का तात्पर्य क्या होता है, जहां हम किसी व्यक्ति पर व्यंग्य कर रहे होते हैं। जैसे है वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है, तो ये इनके कुछ क्या रहे, आपके व्यंग्य संग्रह। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये हमारा जीवन परिचय था और उनकी कुछ रचनाएं थी। अब हम करने जा रहे हैं इस पूरे पाठ को पढ़ने। देखिए पाठ तो वैसे बहुत लंबा है, तो अब मैंने क्या किया है, उसको थोड़ा सा छोटा किया है। अब छोटा करने के कारण ऐसा नहीं है कि इसमें से मेन बातें, हमने सारी मेन बातें ली हैं और जो चीज़ें नहीं हैं वो मैं आपको बताते हुए चलूँगी। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं, इस निबंध के लेखक परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक जीवन का वर्णन करते हुए आज के समय में फैलते दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर तीखा व्यंग्य किया है। तो समझ में आया, इनका व्यंग्य संग्रह है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये भी एक व्यंग्य संग्रह है, लेकिन इसमें जो व्यक्तित्व निभर करके आ रहा है वो है प्रेमचंद जी। तो अब इस पूरे उसमें इन्होंने किया क्या है, इन्होंने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व का चित्रण हमारे सामने किया है कि कितने ही सीधे सादे हैं, उनको दिखावे का कोई मतलब नहीं है। तो उनका व्यक्तित्व निकाल कर आज के सामाजिक जीवन जहाँ पर दिखावा चरम पर है, आपके पास है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, आप क्या करते हैं, दिखावा करने का प्रयत्न बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उस पर व्यंग्य किया है। लेखक के सामने प्रेमचंद तथा उनकी पत्नी की एक फोटो है, जैसे मैंने आपको बताया था। लेखक कौन, परसाई जी, हरिशंकर परसाई जी के सामने प्रेमचंद और उनकी पत्नी की एक फोटो है। इसमें प्रेमचंद धोती कुर्ता पहने हैं तथा उनके सर पर एक टोपी है। वे बहुत दुबले हैं। अब अगर अभी इनके दुबले हैं, तो अगर आपने प्रेमचंद जी का पूरा जीवन परिचय पढ़ा है तो आप ये जानेंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत, मतलब उन्होंने कहानियाँ तो बहुत लिखी, बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही। हाँ, खाना उनका जो एक होता है ना, जीवन चलना, वो चलता रहा। तो एक काफ़ी हद तक आप उनके व्यक्तित्व को देखकर ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे। तो क्या है, उन्होंने धोती कुर्ता पहना है, जो एक ट्रेडिशन है भारतीय का, वो उन्होंने पहना। सर पर एक टोपी लगा रखी है, बहुत ही दुबले से हैं। उनका चेहरा बैठा हुआ तथा हड्डियां उभरी हुई हैं। वो देखने में भी ऐसे हैं, आप उनकी कोई भी फोटो देखेंगे तो चेहरा बैठा होने का तात्पर्य क्या है कि थोड़ा सा दबा हुआ, फूला फूला। अब फूला क्या होता है, जब आप हेल्दी होगे तो थोड़ा सा फूला रहता है, और बैठा हुआ का मतलब कि दुबला सा उनका चेहरा भी है। और हड्डियाँ निकला, जैसे ये जो कॉलर बोन है, ये सारी चीज़ें दिख रही है, इसका तात्पर्य यहाँ पर क्या होता है
कि बहुत दुबले पतले हैं। फोटो को देखने से ही पता चल रहा है कि वे निर्धनता में जी रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उनका जो जीवन रहा वो आर्थिक स्थिति बहुत ही मतलब निम्न इसमें रही। काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पैसा हो तो इंसान करता बढ़ता है, सामान्य पैसा हो तो भी सही चलता है, लेकिन वो बिलो एवरेज थे, तो वो निर्धनता का जीवन जी रहे थे, ज़्यादा पैसा नहीं था। वे कैनवस के जूते पहने हैं। कैनवस का मतलब जानते हैं? अभी तो अब हम लोग आजकल सब चमड़े के पहनते हैं। कैनवस मतलब कपड़े के जूते, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। कैनवस मतलब कपड़े के जूते होते थे जो बिल्कुल फट चुके हैं। इसके कारण उनके जूते के फीते ढंग से बंध नहीं पा रहे हैं। तो इनको फीतों को चैप्टर में तस्मे कहा गया है। तो तस्मे का मतलब होता है जूते के जो फीते होते हैं। अब जूता बहुत पुराना है और उसको पहनते पहनते बहुत टाइम हो चुका है, इधर उधर से फट चुका है। इवन जो तस्बे हैं अर्थात जो फीते हैं वो भी ठीक से बंध नहीं पा रहे। अब ये सारी चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं? क्योंकि इन सारी चीज़ों से अभी उनका व्यक्तित्व निकल कर आएगा। और बाएं पैर की उंगलियां दिख रही हैं। अब लेफ्ट पैर, ठीक है, लेफ्ट पैर है मेरा, तो ये लेफ्ट है, तो इस लेफ्ट पैर का क्या हुआ, उनके जो कैनवस का जूता है जो फटा हुआ है और उसमें से जो है उंगली बाहर आ रही है। उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता है कि यदि उनकी यानी प्रेमचंद फोटो खिंचाते समय ऐसी स्थिति है तो वास्तविक जीवन में उनकी क्या स्थिति रही होगी। ठीक है, अब ये फोटो देखने के बाद परसाई जी थोड़ा सा टेंशन में आ गए। अब देखिए अक्सर क्या होता है जब हम लोग की फ़ोटो खिंच रही हो तो अब हम प्रेमचंद जी को अलग कर दें, अगर हम अपने पर आएँ तो आप देखो कभी भी हमारी फ़ोटो खिंच रही होगी, हम जिस भी सिचुएशन में अपने आप को सही कर लेते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बढ़िया से बाल बना लेते हैं ताकि फ़ोटो हमारी ज़्यादा अच्छी है। अब जब ये फ़ोटो प्रेमचंद जी की परसाई जी ने देखी तो उनको चिंता हुई कि अगर फ़ोटो खिंचाने की उनकी ये पोजीशन है, ये कंडीशन है, तो उनका वास्तविक जीवन यानी कि बहुत ही गिरा हुआ और भी होगा, है ना। कि मतलब जहाँ पर जूते फटे हुए हैं, तो अगर मान लीजिए हमारे जूते भी फटे रहते हैं, या तो हम नंगे पाँव आ जाते हैं, ठीक है, नंगे पाँव आ जाएंगे, या तो हम किसी और के मांग के पहन लेंगे, यही कंडीशन होगी ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उनके पास जो था उन्होंने उसी कंडीशन में फ़ोटो खिंचवाई। तो यही चीज़ उनके अंदर चिंता का विषय बनी कि कैसे, जब अगर एक व्यक्ति नॉर्मल सिचुएशन में इस तरीके से रह सकता है, तो मतलब जब फोटो खिंचवाने की सिचुएशन में ऐसा रह सकता है, तो उसका वास्तविक जीवन कितना और ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद कहीं दो तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति तो नहीं थे, किंतु उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, अतः उनकी घर की तथा बाहर की जिंदगी एक सी ही रही होगी। अब यहाँ पर उनको एक पल को ये भी आया कि शायद उन्होंने अपनी निर्धनता, अपनी गरीबी, अपनी दशा को दिखाने के लिए इस सिचुएशन में फ़ोटो खिंचाई हो। एक पल को परसाई जी ने ये भी सोचा। लेकिन परसाई जी प्रेमचंद को जितना जानते थे उस हिसाब से ये था कि प्रेमचंद जी के अंदर दिखावे वाली प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं थी कि हम शो करें कि हमारे पास ये है, कि उनके पास जो है वो वैसे ही रहते थे। तो इसका मतलब ये है कि फ़ोटो में वो जैसे दिख रहे हैं, उनकी स्थिति जैसी है, वो वास्तविक में ही वैसे उनकी लाइफ उनकी वैसी ही चल रही थी। तो ये उनके लिए सोचने का थोड़ा सा विषय हो गया। फोटो में दिख रही स्थिति और वास्तविक जीवन की स्थिति में कोई अंतर नहीं रहा होगा, तभी तो निश्चिंता तथा लापरवाही से फोटो में बैठे हैं। वे सादा जीवन, उच्च विचार रखने में विश्वास रखते हैं, अतः गरीबी से दुखी नहीं थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने प्रेमचंद जी के बारे में जितना पढ़ा है, समझा है, जाना है, हो सकता है व्यक्तिगत तौर पे भी वो जानते हो, क्योंकि भाई ये भी एक लेखक है, वो भी एक लेखक रहे। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्तिगत तौर पे एक दूसरे को जानते थे या जाते थे, लेकिन ये चीज़ है कि वो उन्होंने ये कहा कि उनका जो जीवन है वो दिखावे रहित था। यही चीज़ उन्होंने कही कि वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं, जो दिख रही स्थिति है और वास्तविक स्थिति में कोई अंतर, यानी कि जो दिख रहा है वही उनकी वास्तविक स्थिति है। क्या है? वास्तविक स्थिति, इसमें कोई फर्क नहीं है। तभी तो निश्चिंता तथा लापरवाही से फोटो में बैठे हैं। क्यों? अब कारण क्या है? अब कहते हैं ना, हमको अगर किसी चीज़ की टेंशन हो, कोई भी चीज़ हो, तो हम थोड़ा सा अनईजी, अनकंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी फ़ोटो में वो जैसे दिख रहे हैं, वो कैसे दिख रहे हैं? एकदम निश्चिंत, एकदम शांत भाव। तो यानी कि
उनको कोई टेंशन नहीं है, वो जैसे हैं वो उसमें खुश हैं, उसको छिपाने की दबाने की कोशिश नहीं करते और उसी चीज़ को उन्होंने निकाल के सामने रखा। तो इसके लिए इन्होंने बोला है सादा जीवन उच्च विचार, यानी कि एकदम सादा जीवन जीते हैं, विचार उच्च हैं, विचार उच्च हैं, ये बात उनकी कहानियों से भी हमें पता चलती है। प्रेमचंद जी के चेहरे पर एक मुस्कान है। आप अगर उनकी फ़ोटो देख रहे हो, आपकी उसमें भी बनी हुई है बुक में, तो बहुत दबी सी मुस्कान है, खिल के हंसने वाली मुस्कान नहीं, हल्की सी एक सिंपल सी मुस्कान है, जिसे देखकर लेखक हैरान है, क्योंकि यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जब हंसते हैं तो क्या है, या तो हम खुश हैं इस कारण से हंसते हैं, या एक दबी सी मुस्कान जो इस समय परसाई जी प्रेमचंद जी के चेहरे पे देख रहे हैं, उससे क्या भाव निकल रहा है कि इससे आप व्यंग कर रहे हैं। आप किस पे व्यंग कर रहे हैं, यानी कि जो आपकी फोटोग्राफ्स देख रहा है उन्हीं पर आप व्यंग करोगे। किस पे व्यंग करोगे? जो लोग दिखावे भरी ज़िंदगी जीते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को जैसा है वैसा ना प्रेजेंट करके जो ये दिखाते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, तो उन जैसे लोगों पर वो एक तरीके से व्यंग कस रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। वे सोचते हैं प्रेमचंद के फटे जूतों में फ़ोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं कर दिया। फिर लेखक को लगा शायद उनकी पत्नी ने जोर दिया होगा, इसीलिए उन्होंने फटे जूते में फ़ोटो खिंचवा ली। लेखक प्रेमचंद की इस दुर्दशा पर रोना चाहते हैं, पर उनकी आंखों में दर्द भरे व्यंग ने उन्हें रोने से रोक दिया है। अब एक पल को वो सोचते परसाई जी कि भाई अगर क्या ज़रूरत थी फ़ोटो खिंचाने की, अगर आपकी कंडीशन ऐसी थी और आप दिखावा नहीं कर सकते तो कोई ज़रूरी नहीं थी कि आप फ़ोटो खिंचाते। फिर दूसरे पल को ये सोचते हैं कि हो सकता है वाइफ ने इस चीज़ के लिए उन्हें जो है थोड़ा सा प्रेशर दिया हो कि नहीं भाई आप फ़ोटो खिंचा लो। ठीक है, होता है ना कि आपने आप फ़ोटो खिंचा लो, इस चीज़ को लेकर उन्होंने प्रेशर दिया हो। तो चलिए ठीक है, वो चीज़ें मान गए कि लेखक ने शायद अपनी पत्नी के जोर दिया होगा, इसलिए उन्होंने फटे जूते में ही फ़ोटो खिंचा ली। उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो जाओ हम फ़ोटो जूते से जूते मांग लाएं तब हम पहने। जो हमारी कंडीशन है उसी कंडीशन में वो बैठ गए फ़ोटो खिंचाने के लिए। लेखक प्रेमचंद की इस दुर्दशा पर रोना चाहते हैं। अब उनकी ये कंडीशन देख के लेखक को बड़ा अफसोस होता है कि उनकी ये कंडीशन है, तो उनको लगता है कि नहीं, एक लेखक होते हुए ये कंडीशन तो उन्हें अंदर, क्योंकि खुद परसाई जी भी एक लेखक है, तो उनको अंदर से बड़ा अफसोस होता है, वो रोना चाहते हैं। लेकिन उनका रोना कैसे रुक जाता है? प्रेमचंद की वो हल्की सी मुस्कान देखकर, जिस मुस्कान के ज़रिए वो लोगों पर व्यंग कर रहे हैं, उस मुस्कान के ज़रिए जो है उनका रोना रुक जाता है और वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। देखिए, एक हमारी कंडीशन बुरी होगी तो हमारे चेहरे पर एक बहुत ही ज़्यादा विवशता सी आएगी, लेकिन इनकी कंडीशन बुरी है प्रेमचंद जी की, उनके जूते फटे हैं, उनकी दुबले पतला शरीर है, तो ये सारी चीज़ें देखकर बता रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी वो अफसोस, वो दर्द उनके चेहरे पर नहीं है इस चीज़ का, जबकि एक छोटी हल्की सी मुस्कान है और वो मुस्कान भी व्यंग कर रही है, दूसरे पे तंज कर रही है। लेखक सोचते हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए तो जूते, कपड़े, यहाँ तक कि बीवी भी मांग लेते हैं, फिर प्रेमचंद ने किसी के जूते क्यों नहीं मांग लिए? लेखक कहते हैं लोग सुंदर फोटो इसलिए खिंचवाते हैं कि इत्र लगाकर सुगंध आए। लेखक कहते हैं मेरा भी जूता फट गया है पर वह ऊपर से ठीक है। अब यहाँ पर वो आ जाते हैं बाकी सब लोगों पर। बाकी सब लोगों पे क्या कहते हैं कि भाई हम फ़ोटो खिंचवाने के, हम आज की बात नहीं करें, पहले समय पे, आज तो हम लोगों के हाथ में मोबाइल है, फट हम लोग हर जगह फ़ोटो क्लिक करते हैं, ठीक है, हर जगह फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। लेकिन पहले के समय ये नहीं था कि जब हम फ़ोटो खिंचवाने जाते थे तो उसके लिए स्पेशल तैयार होते थे, उसके लिए एक अलग स्टूडियो होता था, वहाँ जाते थे, वहाँ बैठ के फ़ोटो खिंचाते थे, तब कहीं जाके होता। आज तक क्या है, हम फटाफट फ़ोटो खींच लेते हैं अपनी। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जब हम फ़ोटो खिंचाते थे हमारे पास जूते नहीं है तो दूसरों से जूते मांग लेते थे, कपड़े, यहाँ तक कि अगर दूल्हा दिखाने के लिए भी जाया जा रहा है, कि मान लीजिए लड़का दिखाने के लिए जाया जा रहा है, तो उसके लिए क्या होता था, कपड़े, कोट वगैरह मांग लिया जाता था, कपड़े मांग लिए जाते थे, बहुत कुछ होता था। लोग बड़े, मतलब यहाँ तक कि फ़ोटो खिंचाने के लिए किसी और की सुंदर बीवी भी अपने पास बैठा के फ़ोटो खिंचा लिया करते थे, ये होता था। खूब सारा इत्र यानी कि सुगंध लगाकर फ़ोटो खींचते थे कि भैया फ़ोटो में सुगंध आएगी, पर ऐसा तो कभी नहीं होता था। तो मतलब एक फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग कितना प्रिपरेशन करते थे, क्या क्या चीज़ें मांग लेते थे, कितने जतन करते थे। लेकिन प्रेमचंद जी ने वो जतन करने की कोशिश नहीं करी।
उनकी स्थिति जो थी उन्होंने उसी स्थिति में फ़ोटो खिंचाई। अब परसाई जी कहते हैं कि जूता तो मेरा भी फटा है। क्या कहते हैं? जूता तो मेरा भी फटा है। क्या दिया ना, लेखक कहते हैं मेरा जूता भी फट गया है पर वह ऊपर से ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, हम आपको बताते हैं। जूता होता है, एक तला होता है और ऊपर से जूता होता है। प्रेमचंद जी का जूता कहाँ से फटा है? सामने से फटा है, ठीक है ना, सामने यहाँ अंगूठा, जहाँ अंगूठा आता है यहाँ से फटा हुआ है। अब इधर क्या कहते हैं, परसाई जी कह रहे हैं मेरा जूता फटा है लेकिन ऊपर से सही है, नीचे से, यानी कि तले से। कहाँ से फटा है? तले से, जहाँ से तलवा होता है नीचे पैता, वहाँ से फटा है। मैं पर्दे का ध्यान रखता हूँ, मैं अपनी उंगली को बाहर निकलने देता, मैं इस तरह फटा जूता पहनकर फोटो तो कभी नहीं खिंचवा सकता। लेखक प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान देखकर आश्चर्यचकित है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि उनका जूता जो फटा है वो कहाँ से फटा है? तले से फटा है, और प्रेमचंद जी का जूता सामने से फटा है। कहते हैं कि अब मैं पर्दे का ध्यान रखता हूँ। पर्दे मतलब कि मैं कहाँ दिखाया, फोटो खिंचाई जाएगी तो क्या होगा? पर्दे पे होगा, पर्दे पे आएगा। तो वही उन्होंने बोला कि मैं पर्दे का ध्यान रखता हूँ कि मैं किस सिचुएशन में कहाँ पर हूँ। अब मेरी फ़ोटो खिंचेगी तो वो ताउम्र के लिए हो जाएगी। तो ये चीज़ पर्दे का ध्यान रखते हुए मैं जो फ़ोटो खिंचाता हूँ तो मैं अपने आप को पूरा टिप टाप करके, कोई भी चीज़ गलत नहीं हूँ इस तरीके से। लेकिन प्रेमचंद जी ने इस सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। अभी इनके तले और अंगूठे के पैर के जो जूता फटा हुआ है, जिसे अंगूठा दिख रहा है, इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी सी एक थ्योरी हरिशंकर परसाई जी ने प्रस्तुत करी है। अभी हम आगे उसे बताते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रेमचंद जी की मुस्कान के ऊपर, जो हल्की सी एक मुस्कान है। इसको देखकर हमारे परसाई जी को बड़ी परेशानी हो रही है, बहुत आश्चर्यचकित है इस चीज़ को लेकर। किसी व्यक्ति की स्थिति अगर खराब है तो उसके अंदर, उसके चेहरे पर वो विवशता दिखाई देगी, लेकिन यहाँ प्रेमचंद के चेहरे पर वो मुस्कान दिखाई दे रही है, जिसको देखकर वाकई हमारे लेखक थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा विचलित भी हैं। क्या कहते हैं? वे सोच रहे हैं इस व्यंग भरी मुस्कान का आखिर क्या मतलब हो सकता है। ये जो व्यंग भरी मुस्कान है आप जो दे रहे हो, सिंपल मुस्कान नहीं है, इसमें व्यंग भरा है, तंज भरा है, जो आप दूसरों पर कस रहे हो। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया, या होरी का गोदान हो, या पूस की रात में हल्कू किसान के खेत की नीलगायों ने चर लिया, या माधव ने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी ली, या महाजन के तकादे से बचने के लिए प्रेमचंद को लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ा। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। ये जितने कैरेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं, क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया? अब उनकी व्यंग मुस्कान के लिए उन्होंने उनकी ही लिखी कहानियों के कैरेक्टर्स को सामने रखा है, ठीक है। अब कैरेक्टर्स जो भी इनकी कहानी के, अब इनकी कहानी पढ़ेंगे, गोदान है और गोधुली है, ये सारी जो प्रेमचंद जी की जो जितनी भी कहानियाँ हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो उनकी जो कहानी है गोदान, उसका नायक है होरी, ठीक है। होरी पूस की रात का हल्कू, जो एक उनकी कहानी है पूस की रात, उसमें एक है नायक है हल्कू, किसान की खेत, उसके किसान होता है, उसके खेत की नीलगाय चर गई। माधव अपनी पत्नी का कफन बेचकर पी गया। माधव की पत्नी मर जाती है तो उसके लिए वो महाजन से जाकर पैसे मांगता है, और उन पैसों से बैठकर वो और उसका मित्र जो है रात भर बैठकर शराब पी जाते हैं, कफन के लिए पैसे नहीं बचते। तो इन सारे ही चीज़ों के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि इनकी कहानी के जो भी कैरेक्टर रहे, उन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी जो है बेफिक्र अंदाज में जी, जैसा कि प्रेमचंद खुद जीते हैं। आती हैं परेशानियाँ आती, जैसे अब उनका एक सूरदास की झोपड़ी उनकी एक कहानी थी, तो उसमें भी उन्होंने ये दिखाया कि उसकी झोपड़ी पूरी जल जाती है लेकिन वो पूरी तरीके से बेफिक्र है। वो उस राख में भी कहता है कि मैं फिर से झोपड़ी बनाऊंगा। तो वही बेफिक्री किसमें है? प्रेमचंद्र में है। प्रेमचंद के अंदर अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी पारिवारिक स्थिति, इन सब से लेकर छोड़कर भी वो बेफिक्र, उसको लेकर इतनी चिंतित नहीं, जो स्थिति है वो उसी में खुश हैं और उसी तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो वही ये सारे इन्होंने अपनी इन कहानियों के कैरेक्टर में भी बताने की कोशिश करी है, ठीक है। अब कनेक्ट करते हुए चलेगा, जो हमारे लेखक हैं प्रेमचंद जी, जिनके व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है, जो उनका व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व इनकी कहानियों के नायकों में भी निकल कर आता है, वो बेफिक्रीपन। अब यहाँ पर आते हैं उनकी मुस्कान पर वापस। तो उन्होंने बोला कि वो बेफिक्रपन और वो व्यंग जो है, जिन कहानियों के कैरेक्टर के माध्यम से वो जीवन लोगों को जीना सिखाते हैं, वही व्यंग इनकी मुस्कान में इस समय दिखाई दे रहा है।
दिखावा नहीं करना, जो है वही चीज सामने प्रेजेंट करनी है। ठीक है। अब दूसरा चीज है, शराब पी ली या महाजन के तकादे से बचने के लिए प्रेमचंद को लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ रहा है। अब यहां पर देखिए, अभी यहां पर एक चीज यहां पर आई थी ना कि परसाई जी का जूता नीचे से घिसा है और उनका सामने से। अगर आप ज्यादा चलोगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा अगर आपको चलना पड़े तो जूता तो नीचे से घिसेगा और नीचे से ही फटेगा। आगे से जो फटेगा वो कंडीशन क्या होगी, या तो आप किसी पे बार बार पैर मार रहे हो, यही होगा ना। अक्सर आप लोग जब चलते हैं ना तो कई चीज़ों को पैर मारते हुए चलते हैं, तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, नहीं ऐसे नहीं चलो जूता फट जाएगा, ये चीज़ बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई चीज़ आगे से पैर मार रहे हैं तो क्या होगा, वो जूता आगे से फटेगा। लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़े तो वो नीचे से घिसेगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि आपका जूता जो फटा है, परसाई जी कहते हैं इनका जूता जो फटा है, क्या इनसे कर तकादे का मतलब क्या होता है, इन्होंने जिनसे उधार लिया हो वो उधार मांगने वाले जो है वो आ जाते होंगे, तो इसलिए वो अपने घर जाने के लिए लंबा चक्कर लगाते होंगे, जिसकी वजह से इनका जूता जो है वो फट गया। ये चीज परसाई जी ने सोची, लेकिन तुरंत ही उन्होंने क्या बोला कि ईश्वर भक्त संत कवि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। अचानक लेखक को समझ में आया कि प्रेमचंद का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा, बल्कि वे सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे। रास्ते में पड़े टीले से बचकर निकलने की बजाय वे उसे ठोकर मारते रहे। उन्हें समझौता करना पसंद नहीं। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर उन्होंने कुंभन दास को बताया, बहुत ही महान कवि रहे। कौन थे, ईश्वर भक्त संत कुंभन दास। कुंभन दास का जूता भी जो है वो घिस गया था। क्यों था, क्योंकि वो फतेहपुर, आगरा से फतेहपुर सीकरी का चक्कर लगाते थे। फतेहपुर सीकरी आने जाने में, आगरा में थे, आगरे से फतेहपुर सीकरी से आगरा करीबन 40-45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। डेली इतना आना जाना के चक्कर में उनका जूता फट गया था। लेकिन तब तुरंत ही जो है क्लिक किया हमारे परसाई जी, ये एजम्पशन लगा रहे हैं कि उनका जूता कैसे फटा हुआ है। तो उनको एकदम से याद आया कि अरे, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा चलेगा तो उसका जूता तो नीचे से घिसेगा, लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद जी का जूता जो है वो आगे से फटा है। और ये आगे से फटने का कारण एक यही है कि किसी चीज को लगातार ठोकर मारी जाए। तो मे भी यहाँ पर इनके जीवन में ऐसे बहुत से टीले आए जिसको इन्होंने आगे से मारा। क्योंकि टीले से बच के निकलना उनकी आदत नहीं थी, उसको ठोकर मार के अपने रास्ते से हटाकर वो अपने रास्ते पे चलते रहे। अब ये बात कहने का यहाँ पर द्विव अर्थ ही है, याद रखना। इस पर प्रश्न पूछा जाएगा कि टीले का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर टीले का तात्पर्य जो इन्होंने दिया है, इसका अर्थ है इनके प्रेमचंद जी के जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ। ये कठिनाइयों से बचकर निकलने वाले नहीं थे, ये कठिनाइयों से लड़ने वाले थे। लड़कर तब वो आगे निकलते थे। तो यहाँ पर इन्होंने संबल के तौर पर टीले को सामने रखा है प्रेमचंद जी के जीवन की कठिनाइयों के रूप में। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा यहाँ पर दो चीज़ों को बताया। एक तो जूता फटने का कारण बताया कि इन्होंने बराबर किसी चीज़ को ठोकर मारी। ठीक है, अगर नीचे तले से फटा होता तो क्या होता कि इनका ज़्यादा चलना होता, लेकिन वो नीचे से नहीं फटा, सामने से फटा। इसका तात्पर्य है इन्होंने लगातार किसी चीज़ को ठोकर मारी। तो अब वो टीला था। टीले का मतलब जानते हो ना, इतना छोटा सा जो होता है, ज़्यादा नहीं। रास्ते में पड़ने वाले ऐसे बहुत से कंकड़ पत्थर या छोटे से टीले होते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये उनके जीवन की मुश्किलें थी जिसको उन्होंने लड़कर आगे निकला, उससे बच के निकलना उनके जीवन में उन्होंने नहीं सीखा था। इसीलिए उनका जूता नीचे से नहीं सामने से फटा था, क्योंकि उन्हें समझौता करना पसंद नहीं था। जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाए और फिर नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। अब नेम धर्म का मतलब क्या होता है, अगर आप जाएंगे गोदान का होरी अगर आप पढ़ेंगे तो उसके जीवन के जो भी कायदे रहे उसने कभी नहीं छोड़ा, मरते दम तक नहीं छोड़ा उसने इस चीज़ के लिए। तो वही चीज़ बोला, नहीं छोड़ पाए और नेम धर्म उनकी मुक्ति का साधन बना, यानी कि उनकी जो जीवन की समाप्ति हुई उसके बाद वो उनके लिए आसान रहा। तो वही चीज़ में बताया। लेखक मानते हैं प्रेमचंद की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है, जिसे उन्होंने ठोकरें मार मार कर अपने तलवे घिसते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार के जूता फाड़ लिया। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो उनकी उंगली को ढकने के लिए उनके तलवे घिसते रहते हैं।
चलिए, अब यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ बार बार निकल के आ रही है, व्यंग करना। उनकी मुस्कान किस पर व्यंग कर रही है? अब उन्होंने बोला कि तुमने तो अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों को ठोकर मार मार के अपने जूते को तोड़ ली, लेकिन जो लोग अपनी मुश्किलों से बचने के लिए बहुत लंबा चक्कर लगाते हैं तो उससे क्या होता है, उनके जूते नीचे से घिसते हैं। तो अब नीचे से घिस गया जूता क्या होता है, जब हम चलते हैं तो वो हमें तकलीफ देता है, लेकिन आगे से फटा जूता हमें चलते समय तकलीफ नहीं देता। अब दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि जो उंगली बाहर है वो क्या है, जो उंगली बाहर है वो उन लोगों पर व्यंग कर रही है जो दिखावे के लिए अपने जीवन को जीते हैं। यानी कि अब देखिए, नीचे से जूता फटा है, ऊपर से अच्छा है, यानी कि सब कुछ सही है, लेकिन तकलीफ तो हो रही है। तो दिखावे के चक्कर में अक्सर क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ों को अंदर सहते हैं। प्रेमचंद जी उन्हीं लोगों पर अपनी उस निकली हुई उंगली के जरिए इशारा करके उस मुस्कान के जरिए व्यंग कर रहे हैं। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने के लिए अपने तलवे घिसते हैं। तो समझ में आया ना कि अपनी उंगली को हम बचा रखें कि सामने से हमारा जूता फटा ना दिखे, कि हमारा सामने से सब लोग हमारे सामने से देखें कि हाँ मेरा जीवन, इनका जीवन तो बहुत अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, बहुत तकलीफ है। तो वो ऐसे लोगों पर उन्होंने दिखावे वाले लोगों पर व्यंग किया है। लेखक कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मार मार के जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई और पाँव बचा रहा और मैं चलता रहा, लेकिन तुम उंगली ढंगने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, फिर चलोगे कैसे? तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने तो चलो अपनी, क्या कहते हैं, ठोकर मार मार के अपने जूते को फाड़ लिया, लेकिन तलवा बचा के रखा, अब मैं चलता हूँ तो मुझे तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो लोग दिखावा करते हैं, अपने जूते को सामने से तो बचा लेते हैं, लेकिन क्या होता है जब वो फट जाता है, तो जब तुम चलते हो तलवे से तो क्या होता है, तलवे से तुम्हें दिक्कत होती है। तो क्या होगा, जब तुम चलोगे तो तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं सब समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात को समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तो अंत में इस लेख में जो है परसाई जी प्रेमचंद जी को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं समझता हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। क्या समझते हैं, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, यानी कि तुमने जो ये फटे जूते में फोटो खिंचाई है इसका मतलब समझता हूँ कि जीवन में दिखावे को ज़्यादा तवज्जो नहीं दो। क्या है, दिखावे को नहीं दो, जो तुम्हारा जीवन है उसी को प्रेजेंट करो, नहीं तो दिखावे के चक्कर में अपनी लाइफ में तुम्हें बहुत सारे दर्द को झेलना पड़ेगा। उंगली का इशारा समझता हूँ, यानी कि उन लोगों की तरफ तुम इशारा कर रहे हो जो अपना जीवन दिखावे में बिताते हैं, जो उनका एक्चुअल जीवन है उसे प्रेजेंट नहीं करके दिखावे का जीवन जीते हैं। और तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ, यानी कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे दर्द नहीं है, मैं जो हूँ वो तुम्हारे सामने हूँ, लेकिन तुमने दिखाने के चक्कर में अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कितने दर्दों को तुम सह रहे हो, ऐसे लोगों पर वो अपनी उस मुस्कान को जाहिर कर रहे हैं। तो ये एक व्यक्तित्व चित्र था प्रेमचंद जी का, यहाँ पर हमने जाना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी तक ये एक, क्या कहते हैं, समझ लीजिए लेख है, व्यक्तित्व चित्र है प्रेमचंद जी के बारे में परसाई जी ने बहुत अच्छे से उनकी फ़ोटो को देखकर चीज़ों को समझा और हमें भी समझाया। तो याद रखिएगा, इसमें बहुत सारी बातें द्विअर्थी कही गई हैं जिसे मैंने इस पार्ट में आपको समझाने का पूरा प्रयत्न किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर के अब हम नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस और ये चैप्टर अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको मिलेगा एक प्रैक्टिस पेपर जिसको आप पूरी तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से प्रिपरेशन आपको सिर्फ डेफिनेट सक्सेस की पाठशाला पर ही मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर आना है और पढ़ना है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में आपको आना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मिल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर विद सोल्यूशन वीडियो। तो आपको प्रैक्टिस पेपर तो मिलेगा, लेकिन उसका सोल्यूशन वीडियो भी आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल है, सब कुछ मिलेगा। ये सिर्फ हिंदी में नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट्स में मिल रहा है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, दोनों ही नंबर आपको दिए गए हैं।
तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो अपने फ्रेंड्स हैं, आपके कज़न्स हैं, सबको इस बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहते हैं और अच्छे से चैप्टर समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इसी चैप्टर के NCERT क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।